हाय एवरीवन, तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टैंडिंग पिलर होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाकर जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग फंक्शंस पर बेस्ड होगी। इनफैक्ट हम हर दूसरी तीसरी लाइन के अंदर एक फंक्शन लिख रहे होंगे किसी ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। फंक्शंस का अगर हमें थोड़ा सा मतलब इमेजिन करना हो तो उसको हम सोच सकते हैं कि एक मैजिक बटन है जिसको पुश करने से कुछ भी काम हमारे लिए परफॉर्म हो जाता है। मतलब एक बटन है जिसको हम जैसे ही दबाएंगे वो काम हो जाएगा। जैसे हमारे पास घर के अंदर लाइट का स्विच होता है या हमारे पास पंखे का स्विच होता है, हम उसको ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है, हम उसको ऑफ करते हैं पंखा बंद हो जाता है, फिर दोबारा ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है। तो हमें जब भी पंखा चलाना हो हम उस स्विच को यूज कर सकते हैं। वैसे ही फंक्शंस ऐसे ही ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यानी एक चंक ऑफ कोड होते हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी मुझे कोई काम करना होगा हम क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को बुला सकते हैं। फिर जब सेकेंड टाइम हमें सेम काम करना होगा फिर दोबारा से उस ब्लॉक ऑफ कोड को बुला सकते हैं। और अभी तक हमने काफी सारे फंक्शंस देखे भी हुए हैं, उनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। जैसे अभी तक जो हम console.log लिखते आए हैं वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। अभी तक जैसे एरेज के अंदर हमने डॉट पुश या फिर डॉट पॉप, इस तरीके की जो चीज़ें देखी हैं ये अपने आप में सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो जब भी मुझे एरे के अंदर लास्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करना होता है तो उसके लिए हम पुश कर देते हैं। ये पुश क्या है, अपने आप में एक मैजिक बटन है जिसको प्रेस करने से वो काम हो जाता है। और जब भी लास्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करना होता है एरे में से हम पॉप कर देते हैं। पॉप क्या है, एक मैजिक बटन है। जैसे ही आप पॉप यूज करेंगे वैसे ही क्या होगा, एरे से लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। फिर दोबारा हम एरे डॉट पॉप को यूज कर सकते हैं तो दोबारा से लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन का काम होता है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन, किसी स्पेसिफिक वर्क को, किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना। और इसीलिए फंक्शंस को यूज किया जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग को फन बनाते हैं, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्योंकि एक काम हो सकता है मुझे एरे के अंदर लास्ट में जो ऐड करने वाला काम है या लास्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करने वाला काम है वो एक प्रोग्राम के अंदर 100 बार परफॉर्म करना हो या 150 बार परफॉर्म करना हो, तो उतनी बार हम वही लॉजिक उस काम को परफॉर्म करने का बार बार लिखें। उससे बेटर होता है कि हम एक सिंगल लाइन लिखें जो किसी फंक्शन को कॉल करती है जिस फंक्शन में उस काम को परफॉर्म करने का लॉजिक लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। तो फंक्शंस को लिखने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स होते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले। यानी जो हमारे घर में पंखे होते हैं उनका जो स्विच होता है, स्विच को पहले इंटरनली तारों से जोड़ा जाता है पंखे के ऊपर, तभी वो स्विच काम करता है। तो ये वही है कि उसका हम लॉजिक बना रहे हैं कि फंक्शन काम क्या करेगा और कैसे करेगा। तो फंक्शन डेफिनेशन से बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इसका नाम क्या है और ये क्या काम करता है। फंक्शन डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखते हैं अपना कीवर्ड फंक्शन एंड उसके बाद हम अपने फंक्शन का कुछ भी नेम लिखते हैं। अब फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वेरिएबल्स के नेम बनाते हैं वैसे हम फंक्शंस के भी नेम बना सकते हैं। यूजुअली हम इसे अपने कैमल केस के अंदर लिखते हैं, जैसे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं अपने दो पैरेंथेसिस एंड उसके बाद अपने दो कर्ली ब्रेसेस। अब फंक्शन के अंदर जो भी काम हमें परफॉर्म करवाना होता है वो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है। हो सकता है हमें कुछ प्रिंट करवाना हो सकता है हमें कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना हो सकता है हमें कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो या कोई एरे हो जिस एरे के साथ हम कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले, कुछ भी काम कर सकते हैं हम फंक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है हेलो, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखे, कर्ली ब्रेसेस लिखे और इस फंक्शन का काम है हेलो को प्रिंट करवाना। तो इस फंक्शन के अंदर एक लाइन है console.log hello। अब यही सेम डेफिनेशन हम अपने कोड के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक फोल्डर हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट नाम से, इसके अंदर index.html है और app.js है जिसे हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है स्क्रिप्ट टैग से। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं फंक्शन, इसका नाम है हेलो। और जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, मतलब इस फंक्शन को जब भी हम यूज करेंगे ये हमेशा हेलो प्रिंट करवाएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं console.log hello। इसको कर लिया सेव और अपने वेब पेज को हम कर सकते हैं रिफ्रेश, पर रिफ्रेश करने से कुछ होगा नहीं। ये जो फंक्शन है सिर्फ कोड के अंदर लिख देने से फंक्शन रन नहीं होता। फंक्शन को रन करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को यूज करना। यूज करने के लिए हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं पैरेंथेसिस और फिर हमारा सेमीकोलन। जैसे अगर हमें इस हेलो फंक्शन को यूज करना है तो हमें लिखना पड़ेगा हेलो, यानी जो हमारे फंक्शन का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड हमारा सेमीकोलन। तो
जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो फिर एग्जीक्यूट होंगी या वो सच हो जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पर हमें फंक्शन को यूज करना है तो हम कुछ इस तरीके की लाइन लिखेंगे हेलो को यूज करने के लिए। अब जाकर करेंगे रिफ्रेश तो क्या होगा, हमने हेलो को कॉल किया तो हमारे पास हेलो आकर प्रिंट हो गया। हम चाहें तो हेलो को 3 बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार कॉल किया जा सकता है। अगर हमने इसे 3 बार कॉल किया तो क्या होगा, हमारे पास 3 बार हेलो प्रिंट होगा। अगर हमने इसे 6 बार कॉल किया, सेव रिफ्रेश, तो हमारे पास 6 बार हेलो प्रिंट होगा। तो हम बहुत सारे यूजफुल काम है जो फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको फिर बाद में जाकर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक और फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन का काम है हमारा नाम प्रिंट करना। तो हम इसको नाम दे सकते हैं प्रिंट नेम, ये इस फंक्शन का नाम है। फिर हमने लगाया पेरेंथेसिस और फंक्शन कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करेगा हमारा नाम। लेट्स सपोज हमारा नाम है अपना कॉलेज, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। पर रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस फंक्शन को एक्चुअली कॉल करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। तो हम इसका नाम लिखेंगे एंड उसके बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस, सेमीकोलन, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारा नाम हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हम मल्टीपल लाइनें भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज सेकंड लाइन में मैंने अपना नाम प्रिंट करवाया, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जितना भी काम फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो सारा काम परफॉर्म हो जाएगा। हम चाहें तो फंक्शन के अंदर लूप्स भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे लूप्स लगाने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करवाता है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं प्रिंट 1 to 5। ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। इसके अंदर हम एक लूप लगा सकते हैं फॉर लेट i equals 1, i less than equal to 5, i प्लस प्लस, और हर बार इस फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे अपना i। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉलिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट 1 to 5 एंड इसे हम कर देते हैं कॉल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ है, 1 से लेकर 5 तक हमारे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। जैसे हमने लूप्स किए हैं फंक्शंस के अंदर यूज, वैसे ही हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। जैसे लेट्स सपोज हमारा एक फंक्शन है जो बताता है कि कोई भी व्यक्ति एडल्ट है या नहीं है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इज एडल्ट। इसके अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर हम एक एज वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 18। तो हम फिर कंडीशंस लिख सकते हैं, अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में हमें प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग एडल्ट, एल्स हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे नॉट एडल्ट। इसे कर लेते हैं सेव एंड अब हम कॉल करेंगे अपने इज एडल्ट फंक्शन को। तो हम लिख सकते हैं इज एडल्ट, सेव एंड रिफ्रेश। अब क्योंकि एज 18 हमने डिफाइन की हुई है फंक्शन के अंदर तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट होकर आएगा। इस एज को अगर हम चेंज कर देंगे टू 13, सेव रिफ्रेश, तो हमारे पास नॉट एडल्ट प्रिंट होकर आएगा। तो जितना भी लॉजिक हमने सीखा है, लॉजिक इन द सेंस कि हमने वेरिएबल सीखे हैं, डेटा टाइप सीखे हैं, एरे सीखे हैं, स्ट्रिंग सीखी है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखे हैं, स्विच स्टेटमेंट सीखे हैं, हमने अपने लूप सीखे हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें हम अपने फंक्शन के अंदर लॉजिकल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अपने पूरे काम को हम एक फंक्शन की फॉर्म में रैप कर सकते हैं। अब कभी भी प्रोग्राम के अंदर अगर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना होगा तो सिंपली हमें इस फंक्शन को यूज करना है, हमें दोबारा बार बार लूप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कभी भी नाम प्रिंट करवाने होंगे तो हम सिंपली इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो हमें बार बार ये लाइन कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है और फंक्शन को बुलाने के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखनी पड़ती है। तो बहुत सारे पीस ऑफ कोड को बार बार लिखने का जो एफर्ट होता है उसको बचाने का काम हमारे फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमें क्रिएट करना है एक फंक्शन दैट प्रिंट्स अ पोम। तो किसी भी पोम को हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, अपना पहले वाला कोड हम हटा लेते हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन प्रिंट पोम। इसके अंदर लेट्स सपोज हम वैसे तो एज सच मुझे पोएम नहीं आती, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम जो है उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद दोबारा से अपनी लाइन लिख देंगे, रिफ्रेश।
तो अभी क्या हुआ, ये फंक्शन रन नहीं करेगा, पर जब भी हमें इस पोएम को प्रिंट करवाना होगा तो हम लिख सकते हैं अपने फंक्शन का नाम, उसके बाद पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लाइनें हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी। मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, आप इसको बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से किसी भी नए फंक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ काम लिख सकते हैं और फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम एक हल्का सा छोटा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ फंक्शन टू रोल अ डाइस। तो हमने घर के अंदर सांप सीढ़ी खेला होगा या फिर हमने लूडो खेला होगा, तो उसमें हम डाइस को रोल करते हैं। डाइस के ऊपर हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर है जो डिस्प्ले होकर आ सकता है। तो ऊपर वाली साइड पर डाइस के ऊपर जो नंबर दिखाई देता है उसको हम नंबर की तरह काउंट करते हैं। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो एक डाइस को रोल करता है और हमेशा 1 से लेकर 6 तक में से, अब डाइस क्योंकि जब भी रोल करते हैं लूडो खेलने के लिए, स्नेक एंड लैडर खेलने के लिए, तो क्या करता है हर बार एक रैंडम नंबर दिखाता है। तो हमें बेसिकली 1 से 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने वाला एक फंक्शन बनाना है। तो अब इस फंक्शन को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट करने का क्या लॉजिक होता है। रैंडम नंबर्स के बारे में जब हमने ऑलरेडी मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं कि रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे करना है। रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम मैथ ऑब्जेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है डॉट रैंडम। ये क्या करेगा, ऑलरेडी एक मेथड है जो एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब हम चाहते हैं हमें 1 से लेकर 6 तक मैक्सिमम इसी रेंज में नंबर चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 के साथ एंड फिर इस पूरे नंबर को हम पास कर देते हैं अपने मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को। तो फ्लोर क्या करेगा, इसके अंदर से हमारे डेसिमल के बाद वाले जो सारी वैल्यूज है उनको हटा देगा एंड फिर इसके अंदर हम कर देंगे +1, क्योंकि इतनी जो लाइन है ये 0 से लेकर 5 तक नंबर्स को जनरेट करेगी और +1 करके हम 1 से लेकर 6 तक नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको यूज करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट रैंडम इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, जिसके अंदर हम यूज करेंगे अपना मैथ डॉट रैंडम फंक्शन और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और यहाँ पर कर देंगे +1। सेव एंड अब कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम अपने रैंडम को। अभी क्या है, इसे हमने फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, इसे हमने डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख दिया है। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अभी हमारे पास क्या आया, 6 आया जब डाइस ने रोल किया। रिफ्रेश करेंगे, इस बार 5 आया, इस बार 2 आया, इस बार 4 आया, इस बार 3 आया, 5 आया एंड इस तरीके से हर बार हमारे पास एक रैंडम नंबर आएगा। बस यही रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हमें इस पूरे के पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इसे कर लेते हैं कट एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन। इसको हम नाम देने वाले हैं रोल डाइस। रोल डाइस के अंदर हम इसका पूरा का पूरा लॉजिक जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, फिर उस रैंडम नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम अपना रोल डाइस फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। रोल जब हुआ डाइस तो हमारे पास 3 प्रिंट होकर आ गया, इस बार भी 3 आया, इस बार 4 आया, इस बार 3 आया एंड इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स अपने डाइस को रोल कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें। तो अगर लेट्स सपोज लूडो खेल रहे हैं, 4 प्लेयर हैं, तो 4 बार हम डाइस को रोल कर सकते हैं। सेव रिफ्रेश। तो ये 4 जो हैं हमारे फर्स्ट 4 टर्न्स हो गए, उसके बाद 2 और टर्न्स हो गए। तो बेसिकली घर पे अगर किसी के स्नेक एंड लैडर आप खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, डाइस मिल रही रहा, तो यू कैन जस्ट राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जिसमें आप ये फंक्शन बना सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके लिए एक डाइस रोल क्रिएट हो जाएगा। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट खैर वो तो बहुत दूर की बात है, यूजुअली ऐसा होता भी नहीं। बट हाँ, इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने वाला कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, उसको हम फिट इन कर सकते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में एंड फिर उस लॉजिक को हम बार बार रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। यानी हमारे जो फंक्शंस होते हैं अभी तक हमने उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब झगड़ा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वैल्यूज हैं जो हम एक फंक्शन को पास करते हैं। हो सकता है हमारा एक फंक्शन ऐसा हो जो किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता हो। जैसे हमने एक नाम प्रिंट करवाने वाला फंक्शन लिखा, तो उस फंक्शन के अंदर हो सकता है हर बार यूजर का कोई अलग नाम हो जिसको हमें प्रिंट करवाना हो, तो उसके अंदर उस वैल्यू को फंक्शन को हमें देना पड़ेगा। तो फंक्शन को जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं, उसकी कुछ कैलकुलेशन कर सकता है फंक्शन उस वैल्यू पे या कुछ और चीज कर सकता है, तो उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, अपने फंक्शन के सिंटैक्स में हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होते हैं
उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, यानी कौन से वेरिएबल के अंदर जाकर वो आर्ग्यूमेंट स्टोर होने वाला है, सेव होने वाला है। जैसे लेट्स सपोज हमारा ये आर्ग्यूमेंट वन एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेव हो गया, इनको हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, और फिर हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट आएगा। इस तरीके से हम जितने मर्जी चाहें उतने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो बेसिकली जब भी हम फंक्शन को इनपुट देते हैं, इनपुट देना यानी किसी भी वैल्यू को पास करना ताकि उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें, तो वो वैल्यू जब पास होती है उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कह देते हैं। तो लेट्स सपोज अभी तक हमने एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर किया था जिसका काम था नाम को प्रिंट करवाना। तो प्रिंट नेम क्या करता था, सिंपली console.log, यहां से हम लेट्स सपोज एक फिक्स्ड नाम था जो प्रिंट करवाते थे। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि हमारे जो पेरेंथेसिस हैं वो कंप्लीटली खाली हैं। पर अगर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर जो नाम यूजर से आए वही नाम प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नेम वेरिएबल बना सकते हैं। नेम वेरिएबल बनाने का मतलब होगा कि जो भी वैल्यू इस फंक्शन को पास की जाएगी वो इस नेम वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। और अब हम सेव करवाएंगे और अब हम प्रिंट करवाएंगे अपने नेम को। तो console.log करके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने नेम को। एंड अब इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इसके अंदर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है नेम। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट नेम। तो प्रिंट नेम अभी खाली हमने दिया हुआ है, पर खाली नहीं देना क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, तो इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी है। लेट्स सपोज इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं श्रद्धा। अब ये जो श्रद्धा है ये एक पैरामीटर है जो यहाँ पर आकर इस आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो फंक्शन क्या प्रिंट करवाएगा, श्रद्धा प्रिंट करवाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो यहीं पर बार बार अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं प्रिंट नेम, एंड इसके अंदर इस बार हम पास कर देंगे अमन। तो क्या हुआ, इसने वही चीज़ लाकर हमें प्रिंट करके दे दी। हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, पास किया तो वही नेम प्रिंट करके हमें दे दिया, या फिर हमने कुछ और नेम लिखा तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को अब आप जो भी वैल्यू देंगे वो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। हम चाहें तो इसे मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है, कोई यूजर है जो इसे अपना नेम एंड एज दोनों पास कर रहा है, तो हम नेम कॉमा एज इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसको प्रिंट नेम की जगह हम नाम दे सकते हैं प्रिंट इन्फो। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेम आ गया है आर्ग्यूमेंट में, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, इनफैक्ट आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो दिखा भी देगा VS कोड आपको कि एक पैरामीटर है एज और ये वाला एक पैरामीटर है आपका नेम। अब हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो नेम एंड एज है अब ये वेरिएबल्स की तरह हैं, इनको बस हमने लेट कीवर्ड से डिफाइन नहीं किया, पर बेसिकली ये हमारे वेरिएबल्स हैं फंक्शन के। तो यहाँ पर अब हम प्रिंट करवा सकते हैं, अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं नेम एपोस्ट्रोफे s, एज इज, एंड उसके बाद हम अपनी एज को प्रिंट करवा सकते हैं। डॉट सेव कर लेते हैं, एंड इस बार फंक्शन को हम पास करेंगे नेम एंड एज, सेव एंड रिफ्रेश। जावास्क्रिप्ट ने हमें क्या एरर दिया, प्रिंट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट नेम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पर फंक्शन का नाम एक्चुअली चेंज होकर क्या हो गया, प्रिंट इन्फो। तो हम इसके नाम को एडिट करके करेंगे प्रिंट इन्फो, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आया श्रद्धाज एज इज 23। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर नेम एंड एज दोनों हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। अगर हम चाहें तो दोबारा से एक और फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इस बार सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, सेव रिफ्रेश। तो रजत एज इज 19। तो इस तरीके से मल्टीपल सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं कि जब हम प्रिंट इन्फो लिखेंगे और इसके अंदर इस बार लेट्स सपोज हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास की, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया करंट एज इज अनडिफाइंड। ऐसा नहीं हुआ कि हमने सेकंड जो पैरामीटर है उसको पास नहीं किया तो हमारे पास एरर आ गया, हमारा कोड चलना बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपली जितने पैरामीटर्स हमने पास किए उतने तो सही से प्रिंट हो गए, पर जो लास्ट पैरामीटर हमने पास ही नहीं किया उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमारे पास अनडिफाइंड आ गया कि एज के अंदर अभी कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, तो ये जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है, तो उसके लिए हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आ गया। अब इस तरीके की जो चीज होती है फंक्शंस के अंदर, उसका रीजन ये होता है कि फंक्शंस के अंदर हम चाहें तो शुरुआत से जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास कर सकते हैं और लास्ट वाले जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स को हम मिस आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट वाला हमने पास कर दिया और शुरुआत वाला हमने मिस आउट कर दिया, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आप पहले पास करेंगे वो आपके पहले आर्ग्यूमेंट में जाकर सेव होगी, जो वैल्यू आप बाद में पास करेंगे वो आपके बाद वाले आर्ग्यूमेंट में जाकर सेव होगी। तो अगर हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 को पास किया तब तो ठीक है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 की वैल्यू जाएगी, एक वैलिड वैल्यू होगी और बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अनडिफाइंड सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं हम एक सिंगल वैल्यू पास कर देंगे और वो आर्ग्यूमेंट 2 के अंदर जाकर सेव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ एज पास करूं, मैंने एज पास की 14, तो यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि 14 जो है एज है, नाम नहीं होने वाला। तो इसको अगर हम करेंगे रिफ्रेश तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कर रहे हैं, नेम की जगह इसने 14 ले लिया है। तो इसका रीजन ये है कि जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो ऑर्डर वाइज हमारे आर्ग्यूमेंट्स में जाकर स्टोर होती है। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि नेम एक स्ट्रिंग होनी चाहिए और एज एक नंबर होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को तो बस पता है कि ये रैंडम वेरिएबल्स है और इनके अंदर जाकर कुछ वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो उसने क्या किया, 14 को जाकर उसने नेम के अंदर स्टोर करा दिया और क्योंकि हमने कोई सेकंड वैल्यू पास नहीं की तो उसने एज के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कराया, वो हमारा वेरिएबल अनडिफाइंड रह जाएगा। इसीलिए जब भी फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्डर में हमने आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में वैल्यूज को पास करना है। इसके साथ साथ हम चाहें तो बाद वाली वैल्यूज को स्किप कर सकते हैं, पर शुरुआत वाली वैल्यूज को हमें नहीं स्किप करना होता। अब हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। हम एक फंक्शन बना सकते हैं सम। सम क्या करेगा, सम को जो भी हम 2 नंबर्स देंगे ये उनका सम कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करके देगा। तो सम को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब सम के अंदर जो 2 नंबर्स आएंगे, लेट्स सपोज हम a और b पास करते हैं, तो उसका वो सम प्रिंट करके देगा console.log a + b। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब जब हम सम को कॉल करेंगे इसके अंदर हम पास कर सकते हैं 1 और 2। सिमिलरली सम के अंदर दोबारा हम पास कर सकते हैं 4 और 5 और सम के अंदर हम पास कर सकते हैं 7 और 8। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए, यहाँ पर 15 आना चाहिए। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या आया हमारे पास, 3 आया, 9 आया, 15 आया। तो इस तरीके से जब भी हमें 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना होगा, एंड 2 बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं 7 8 9 3 2, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सम को कॉल कर सकते हैं एंड फिर उन नंबर्स का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, चीज़ों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, ऐसे फंक्शन कॉल करने से बेटर होता कि हम 1 + 2 ही लिख देते, पर इसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डाइस को रोल करने के लिए हमने इसको यूज किया था, उसी तरीके के बहुत सारे सिमिलर काम। अब नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जो हमें देगा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। यानी ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के पास 3 नंबर्स आएंगे A, B एंड C और ये हमें तीनों नंबर्स का एवरेज देगा। अब 3 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं A + B + C / 3। तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारे नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसे नाम दे दिया कैलकुलेट एवरेज। इसे हम दे सकते हैं CALC कैलकुलेट एवरेज। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे A, B, C एंड फिर इन तीनों नंबर्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको तो सीधा हम डायरेक्टली कोड में भी लिख सकते हैं एंड फिर हम प्रिंट करवा देंगे इस एवरेज को। तो console.log avg विच इज आर एवरेज। तो इस तरीके से तीनों नंबर्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक बार करके देखते हैं। हम अपने कोड के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेट एवरेज। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स या 3 आर्ग्यूमेंट्स हम लिखेंगे A, B, C और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं। लेट avg = A + B + C / 3 और अब हम console.log कर सकते हैं अपने एवरेज को। इसको कर लिया सेव एंड अब कैलकुलेट एवरेज के अंदर हम अपनी कुछ भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 2, 4 और 6 का एवरेज कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है 2 + 4 6 होना चाहिए, 6 + 6 is 12, 12 / 3 is 4। तो इन तीनों नंबर्स का एवरेज हमारे पास 4 आना चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो हमारे पास आंसर में आ गया 4। उसी तरीके से हम चाहें तो दोबारा कैलकुलेट एवरेज को कॉल कर सकते हैं। 3, 3 और 3 का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए तीनों नंबर्स का एवरेज हमारे पास 3 ही आएगा। इसको कर लेते हैं एंटर, तो हमारे पास आ गया 3। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब हम अपने फंक्शन को प्रिंट करवाते हैं यानी कंसोल में प्रिंट करवाएंगे, एंटर करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का सिंटैक्स दिखाई देगा जिसमें F लिखा हुआ आएगा। ये F इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो चीज़ लिखी है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक्चुअली एक फंक्शन है। सो दिस F इज फॉर फंक्शन एंड उसके बाद हमें पूरा का पूरा अपना फंक्शन जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं। जैसे अगर हम प्रिंट करवाएं मैथ डॉट, लेट्स सपोज हम रैंडम को प्रिंट करवाते हैं, इसे कॉल नहीं कर रहे,
इसे बस प्रिंट करवा रहे हैं। कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल करने के लिए हमें पेरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, तो हम पेरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी कैलकुलेट एवरेज में हमने पेरेंथेसिस नहीं लगाए, सिर्फ नाम लिखा है, तो फंक्शन की पूरी डेफिनेशन प्रिंट हो गई। वैसे ही math.random जब हमने प्रिंट किया तो ब्राउजर के कंसोल ने दिखाया कि एक फंक्शन है। कैसे, इसने लिखा है यहाँ पर f। वैसे ही अगर हम किसी भी एरे के लिए, लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया है 1, 2 एंड 3 साइज का, और इसके लिए हम डॉट पुश कर रहे हैं, तो डॉट पुश क्या है, एरे के लिए एक फंक्शन है, तो इसने दिखा दिया कि एक फंक्शन है पुश, और इसका कुछ नेटिव कोड है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम पॉप के लिए लिखें तो ये भी एक फंक्शन है। वैसे ही हम चाहें तो console.log के लिए भी लिख सकते हैं, तो console.log भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। तो इस तरीके से जब भी हमें टेस्ट करना हो कि कोई चीज़ वेरिएबल है, फंक्शन है, सिंपली हमें उसका नाम लिखना है और उसके लिए प्रिंट होकर आ जाएगा कि ये एक फंक्शन है। एंड जनरल केसेस में डेफिनेशन नहीं आएगी जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनकी, पर अगर यूजर बिल्ट कोई फंक्शन है तो उसको कंसोल में प्रिंट करवाने से उसकी डेफिनेशन भी हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ऐसे ही अगर हमें इस सम फंक्शन की डेफिनेशन प्रिंट करवानी है तो हम सिंपली लिख सकते हैं सम, तो क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले एक फंक्शन जो किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करता है। यानी इस फंक्शन के पास हम इनपुट में क्या देंगे, इनपुट में कोई भी नंबर n देंगे और ये फंक्शन फिर उस पर ऑपरेशंस करेगा और हमें क्या प्रिंट करके देगा, हमें हमारी टेबल प्रिंट करके देगा। जैसे लेट्स सपोज हमने नंबर को दिया 2, तो ये 2 से लेकर 20 तक पूरी की पूरी 2 की टेबल हमें प्रिंट करके देगा। तो टेबल प्रिंट करवाना हमें ऑलरेडी आता है, हमें लूप्स को यूज़ करना होता है किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। तो हम इसे डायरेक्टली कोड के अंदर लिखते हैं। हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शन, इसको हम नाम देंगे प्रिंट टेबल। तो ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट्स में हम वो नंबर इनपुट ले लेंगे, लेट्स सपोज वो नंबर हमारा n है जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। फिर हम एक लूप लगा सकते हैं फॉर लेट i इक्वल्स 1 या लेट i इक्वल्स n, i जब तक लेस देन इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं रहता, हर बार i को इंक्रीमेंट कर देंगे विद नंबर 10 और हर बार हम प्रिंट करने वाले console.log i को। अब इस सिंटैक्स में हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है या हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट होनी है, तो एक बार लूप्स वाले चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना है, नहीं तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन टेबल जब भी हम प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है, किसी भी नंबर को हम शुरू कर सकते हैं उस नंबर के साथ, यानी 2 है तो 2 से शुरुआत होगी, 3 है तो 3 से शुरुआत होगी, और हर बार फिर उस नंबर को हम अपडेट, यहाँ पर हमें 10 से अपडेट नहीं करना, n से ही अपडेट करना है। तो 2 है तो उसमें 2 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, 2 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, 2 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा। वैसे ही 3 है तो 3 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, 3 ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा, 3 ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से उस नंबर में हम वही नंबर ऐड करते रहते हैं जब तक हम नंबर इंटू 10 से कम वैल्यू नहीं रखते या उसके इक्वल, यानी 2 है तो 20 तक जाएंगे, 3 है तो 30 तक जाएंगे, 4 है तो 40 तक जाएंगे, और हर बार हम अपने i को प्रिंट करवा देंगे। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इस फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे, कुछ यहाँ पर कॉल कर लेते हैं प्रिंट टेबल। हम लेट्स सपोज 2 की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, सेव रिफ्रेश, तो यहाँ क्या हुआ, 2 की टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। वैसे ही हम दोबारा से प्रिंट टेबल कर सकते हैं टू प्रिंट द टेबल ऑफ 7, तो ये 7 की टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। ऐसे ही हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 73 की टेबल हमें प्रिंट करवानी है, तो क्या हुआ, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हमें तो सिर्फ लॉजिक बनाने में दिमाग लगाना पड़ा और हमारे सिस्टम ने हमें 73, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है, आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को 73 की टेबल याद होगी, अगर आपको याद है तो वेल डन। तो वो टेबल भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अपने रिटर्न कीवर्ड के बारे में। तो फंक्शंस के अंदर अभी तक हम क्या फ्लो सीखते आए हैं, अभी तक हमने देखा कि फंक्शन को हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं और फिर फंक्शन क्या करता है, फिर कुछ काम करता है। उस काम का मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है या कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। अब हम देखने वाले कि फंक्शन को अगर कुछ आउटपुट रिटर्न करना है या कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो उस वैल्यू को वो कैसे रिटर्न करता है। फंक्शंस जब भी किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो उसके लिए उन्हें रिटर्न कीवर्ड को यूज करना होता है। तो रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न कीवर्ड को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं और लास्ट में जाकर हम लिखते हैं अपना रिटर्न कीवर्ड एंड फिर उस वैल्यू का नाम जिसे हमें रिटर्न करना होता है। जैसे लेट्स सपोज हमने अपना सम कैलकुलेट करने वाले फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन के अंदर हमने सम को कैलकुलेट किया है, तो a एंड b 2 पैरामीटर्स इसके अंदर, और फिर ये क्या कर रहा है, सम को प्रिंट करवा रहा है। पर प्रिंट करवाने की जगह हम चाहते हैं कि सम को रिटर्न करें। अब ये रिटर्न वाली चीज हमने पहले भी बहुत बार देखी हुई है, थोड़ा सा इसे कमेंट आउट कर देते हैं। हमने पहले एक्चुअली ऐसे फंक्शंस देख रखे हैं जो किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्लाइस फंक्शन देखा हुआ है। अगर हम कोई एरे बनाते हैं
लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया ARR इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये हमने यहाँ पर एक एरे बना लिया। तो अगर हम एरे को प्रिंट करवाएं तो हमारा एरे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको हल्का सा क्लियर कर लेते हैं। हमने ये एक एरे बनाया हुआ है। अब एरे में अगर हम स्लाइस फंक्शन यूज करते हैं, स्लाइस का काम क्या होता है? स्लाइस का काम होता है एरे का किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट हमें ला कर देना। तो लेट्स सपोज हम 2 से लेकर 4 तक इस एरे को स्लाइस कर रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा पार्ट हमारे पास क्या हो गया? रिटर्न होकर आ गया। ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते स्लाइस फंक्शन से, पर जैसे ही हम स्लाइस लिखते हैं वैसे ही क्या होता है, कुछ टुकड़ा हमारे पास रिटर्न होकर आ गया। हम चाहें तो इसे कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया पार्ट, हमने लिखा एरे डॉट स्लाइस 2,4, यहां पर कर लेते हैं 2, एंटर। तो हमारे पास एरे डॉट स्लाइस, ये हमने फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर पैरामीटर्स पास किए 2 और 4, और इसने हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके दे दी जो इस वेरिएबल पार्ट के अंदर आकर स्टोर हो गई। जब हम पार्ट को प्रिंट करवाएंगे तो ये वो वैल्यू थी जो इस फंक्शन ने रिटर्न की। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। जैसे इस सम फंक्शन को, अगर सम को रिटर्न करना है तो सिंपली हम लिख सकते हैं रिटर्न a प्लस b। सेफ, इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया हमारी वैल्यू a प्लस बी को। तो अब जब भी हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हम सम करेंगे 1 और 2 का सम, तो क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आ गई है। इसने प्रिंट नहीं करवाया हमारी वैल्यू को। कैसे पता चलेगा प्रिंट नहीं करवाया? क्योंकि अगर हम यहां पर सम फंक्शन को कॉल करेंगे 3 और 4, जैसे हमने सम फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर 3 और 4 पास किया, अब कायदे से ये फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न करवाएगा 7। इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहां पर कुछ प्रिंट नहीं होकर आया। इवन दो हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, यहां पर कुछ प्रिंट नहीं होकर आया। क्यों नहीं प्रिंट होकर आया? क्योंकि हमने उस वैल्यू को कभी console.log तो किया ही नहीं। तो इसीलिए इसने सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब सम फंक्शन के पास वैल्यू रिटर्न तो होकर आ गई, पर वो कभी लॉग नहीं हुई। वैल्यू को लॉग करवाने के लिए हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेट s इज इक्वल टू सम दिस, एंड फिर हम console.log हमें अलग से कराना पड़ेगा उस वैल्यू को। तो हम console.log s करेंगे, सेफ। ये नीचे वाले फंक्शंस को थोड़ा सा हटा लेते हैं अभी के लिए, सेफ एंड रिफ्रेश। तो अब हमारे पास हमारा सम प्रिंट होकर आएगा। कब? जब हम console.log करेंगे। तो सिर्फ फंक्शन को कॉल करने से चीजें प्रिंट नहीं होती, console.log करने से चीजें प्रिंट होती हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली इस वैल्यू को बिना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराए हुए भी प्रिंट कर सकते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं ये वाली लाइन, console.log सम ऑफ 3 और 4। जब हम सम ऑफ 3 और 4 को कॉल करेंगे तो हमारे पास 7 रिटर्न होकर आएगा। तो इस फंक्शन कॉलिंग की जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको 7 रिप्लेस कर देगा और लॉग हो जाएगा 7। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारे पास 7 प्रिंट होकर आएगा। तो इस तरीके से जब भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको फिर हमें या तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होता है, या फिर हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, किसी और वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा हैक यहाँ पर हम बात कर सकते हैं उसकी। हमने एक फंक्शन बनाया है जो 2 नंबर्स को का सम कैलकुलेट करता है, पर लेट्स सपोज हमें 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना हुआ तो, और हम वो फंक्शन की फॉर्म में ही करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर हम कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे 3 नंबर्स हैं 1 2 3। तो मुझे पहले क्या करना है, पहले मैं 1 का 2 के साथ सम कैलकुलेट कर लूं, और अब क्या करूं, अब 3 के साथ सम कैलकुलेट कर लूं। तो इस तरीके से 2 बार हम सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्या किया हमने सम फंक्शन के अंदर पहले तो सम ऑफ 1 और 2 यहां पर एज अ पैरामीटर ही पास कर दिया। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये हमें थोड़ा लेवल अप लग सकता है, पर इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए। हमने पहले क्या किया, सम ऑफ 1 और 2 कैलकुलेट कर लिया। सम ऑफ 1 और 2 हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास 3 ही हो जाएगी, पर इसको हमने लिख दिया सम ऑफ 1 और 2। उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो हमने पास किया वो है 3। तो जब हम इस सम फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो उसके अंदर क्या पास होगा, 3 पास होगा, एंड दोबारा से इसके अंदर 3 पास होगा। तो 3 और 3 का हमारे पास सम क्या आएगा, 3 और 3 का सम हमारे पास आएगा 6 के इक्वल। तो इसीलिए जब हम इस चीज को कॉल लगाएंगे, ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये हमें 6 प्रिंट करवा कर देगी। इसको कर लेते हैं Ctrl+X, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हो गया, हमारे पास 6 हो गया। 6 कैसे आया, हमने 1 2 और 3 को ऐड करवाया, जो अल्टीमेटली 1 + 2 + 3 6 ही होता है, पर हमने क्या किया, सम के अंदर सम फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये चीज करना भी पॉसिबल है, ऑल्दो इसको हम अभी इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पर ये करना पॉसिबल है, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। अगर नहीं भी आया तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसे इस तरीके की काफी सारी चीजें जो बाद में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अभी सिंपली हम
नॉर्मल जो हमारे फंक्शंस है उनको लिखना सीख रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सीखा कि किसी भी फंक्शन को कुछ भी वैल्यू रिटर्न करवानी होती है तो उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। पर रिटर्न कीवर्ड को जैसे ही हम यूज कर लेते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, एक कैच होता है कि जब भी आपने फंक्शन के अंदर से वैल्यू को रिटर्न कर दिया, फंक्शन वहीं के वहीं रुक जाता है, उसके बाद आप किसी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज हमारा जो सम फंक्शन है उसके अंदर हम हेलो को भी प्रिंट करवाते हैं और हम बार बार हेलो को प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक बार प्रिंट करवाया, 2 बार प्रिंट करवाया, ये हमने एक बार प्रिंट करवाया, 2 बार प्रिंट करवाया, यहाँ पे हमने हेलो 2 लिख दिया, हेलो 2 लिख दिया, सेव। अब वैसे तो VS कोड हमें पहले ही वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। अनरीचेबल कोड का मतलब है ये कोड कभी आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप जो भी लिखते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे यहां पर अगर हम सम फंक्शन को कॉल कर दें, लेट्स सपोज हमने सम फंक्शन को कॉल किया और यहां पर इसे console.log करके प्रिंट ही करा देते हैं। console.log सम ऑफ 1 and 2, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया तो उससे क्या होगा, ये वाला हेलो भी प्रिंट हो जाएगा, ये वाला हेलो भी प्रिंट हो जाएगा, सम भी प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा मतलब, और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। बट ये दोनों लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। रिफ्रेश करेंगे तो 2 हेलो प्रिंट हुए, 3 प्रिंट हुआ, पर ये जो हेलो 2 है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फंक्शन के अंदर से हम रिटर्न कर देते हैं वैसे ही क्या होगा, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। जैसे लेट्स सपोज हम दोबारा से अपना अगर इज एडल्ट फंक्शन बनाएं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं इज एडल्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, अपने यूजर से एज लेगा, कोई भी एज हम इसको पास कर सकते हैं और उस एज के बेसिस पर बताएगा कि क्या वो एडल्ट है या वो नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उस केस में प्रिंट करवाने की बजाय हम स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न एडल्ट। तो हमने क्या किया, यहां से स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, एल्स यहां कह सकते हैं रिटर्न नॉट एडल्ट। इसको कर लेते हैं सेव, ये वाली कॉल हम हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, हमने फंक्शन बना दिया इज अडल्ट, उसके अंदर पैरामीटर आ रहा है एज, एज के बेसिस पर चेक हो रहा है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम एडल्ट वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे नॉट एडल्ट। अब यहाँ पर अगर हम, या इनफैक्ट डायरेक्टली यहीं पर कर लेते हैं, अगर हम इज एडल्ट फंक्शन के अंदर पास करते हैं अपनी एज 13, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास नॉट एडल्ट प्रिंट होकर आया। पर इज एडल्ट फंक्शन में अगर हमने 23 पास किया तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट होकर आया। अब यहाँ तो इफ एल्स की वजह से हम सोच सकते हैं कि एडल्ट नॉट एडल्ट प्रिंट हुआ, पर उसके बाद अगर हम कुछ भी प्रिंट करवाएं, लेट्स सपोज फंक्शन बाद में प्रिंट करवा रहा है बाय बाय, इसको कर रहे हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो अगर इज एडल्ट कॉल करेंगे तो भी एडल्ट ही प्रिंट होगा, नॉट एडल्ट ही प्रिंट होगा, मतलब स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रही है। क्योंकि एक बार इन दोनों में से कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये फंक्शन बाद में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे कुछ मतलब नहीं होता, वो वाला जो पार्ट होता है फंक्शन का वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर हमें इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ से हमें रिटर्न स्टेटमेंट्स को हटाना पड़ेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट्स के अंदर जब भी वैल्यू रिटर्न होती है वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। जैसे यहाँ पर हम एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंगल नंबर को रिटर्न किया। पर ऐसे केसेस हो सकते हैं जब हमें बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करनी है या हमें बहुत सारे सेट ऑफ कलेक्शंस रिटर्न करने हैं, तो ऐसे केसेस में फिर रिटर्न करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, फिर उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट भी सिंगल वैल्यू हो जाएगी। या फिर उन सारी वैल्यूज को हम एरे में स्टोर करवाते हैं, फिर एरे को रिटर्न करते हैं, क्योंकि एक सिंगल एरे सिंगल वैल्यू ही होता है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी होती है, डायरेक्टली मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते, उनको एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर करके हम रिटर्न कराते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले एक फंक्शन जो रिटर्न करता है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। यानी मेरा एक फंक्शन है जो 1 से लेकर n तक, ये n क्या है, ये n हमारा एक आर्ग्यूमेंट है जो पास होगा उस फंक्शन के अंदर। 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है। अब 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑब्वियसली एक लूप चलाना पड़ेगा। हम एक लूप बना सकते हैं, लूप लेट i इज इक्वल टू 1 से लेकर इस लूप को स्टार्ट करेंगे जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं रहती। हर बार हम i को कर देंगे प्लस प्लस। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे लूप में i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और हर बार प्लस प्लस होगी, यानी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। कहाँ तक जाएगी, अगर हमने 7 n की वैल्यू 7 पास की है तो n तक जाएगी, तो 6 7 तक जाएगी। एंड हर बार हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे अपने किसी सम वेरिएबल के अंदर। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट सम, शुरुआत में सम की वैल्यू रख लेंगे हम 0 एंड अपने लूप के अंदर हर बार सम के अंदर हम कर देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस i।
तो हर बार जो भी सम की वैल्यू है उसमें i प्लस हो जाएगा, तो पहले 1 प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा, फिर 3 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, इस तरीके से, और सम हमारा अपडेट हो जाएगा। या इसी सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, हम लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू या सम प्लस इक्वल टू i, एंड उसके बाद लास्ट में जाकर हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन को रिटर्न करना है सम को, तो हम इस सम वेरिएबल को कर सकते हैं रिटर्न। तो इस पूरे के पूरे लॉजिक को हमें एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो फंक्शन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं फंक्शन, इसको हम नाम दे सकते हैं गेट सम, और इसके अंदर हम पैरामीटर में या आर्गुमेंट में पास कर देंगे अपना वेरिएबल n, तो n की कोई भी वैल्यू पास कर देंगे। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट सम इज इक्वल टू 0, और एक लूप लिख देते हैं फॉर लेट i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हर बार हम क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड कर देंगे अपने i को, और लास्ट में जाकर रिटर्न करवा देंगे अपने सम को। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा गेट सम फंक्शन हो गया, जिसके अंदर कोई वेरिएबल आएगा n, तो 1 से लेकर n तक का पूरा सम कैलकुलेट होगा। तो सम वेरिएबल बना लिया, लूप चला लिया 1 से लेकर n तक, हर बार नंबर को हमने सम के अंदर ऐड कर दिया, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे सम को। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम लेट सपोज 3 तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ आ गया सम इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन का नाम गेट सम है, तो इसको कर लेते हैं गेट सम ऑफ 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास सम होता है 6, और 4 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो 10 कर दिया। गेट सम ऑफ लेट सपोज हमें 10 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, सो 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर्स का सम होता है 55। और अब अगर मुझे 1000 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो वो होगा हमारे पास दिस नंबर, बेसिकली दिस इज 5,500,000। तो 1000 तक सारे नंबर्स का सम 5,500,000 होता है। 100 तक देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट करने को मिल रहा है कि जब भी 10 का कोई मल्टीपल होता है तो सम हमेशा 5 से स्टार्ट हो रहा है, 555050 500 एंड प्रॉबेबली जब हम 10,000 का सम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी विथ 3 zeros। तो इसी तरीके का, तो इस तरीके के पैटर्न्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि काफ़ी बड़े बड़े जो काम होते हैं, जैसे 10,000 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करना, किसी भी बड़े नंबर की टेबल को प्रिंट करवाना, उस तरीके के काम लॉजिकली बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, वो कैलकुलेशन अब हमारे सिस्टम को करनी है। नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं दैट रिटर्न्स द कॉन्कैटिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन एन एरे। यानी इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में यानी इनपुट में हम पास करेंगे अपना एक एरे, और एरे के अंदर क्या होंगी, एरे के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। इस फंक्शन को क्या करना है, उन सारी की सारी स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है उन सारी की सारी स्ट्रिंग्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना, और फिर जो फाइनल बड़ी स्ट्रिंग बनेगी उसको रिटर्न करना है। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। लेट सपोज हमने एक एरे बना लिया, लेट ARR, या इसे हम STR नाम दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू हाई, उसके बाद पास कर सकते हैं हेलो, उसके बाद पास कर सकते हैं बाय और एक्सक्लेमेशन। इस तरीके से 4 स्ट्रिंग्स हैं हमारे इस एरे के अंदर। तो फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए हमारे पास, फाइनल आउटपुट जो होगा दैट विल बी हाई, उसके बाद हेलो लिखा होगा, उसके बाद बाय लिखा होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन होगा। तो इस तरीके की कुछ फाइनल स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट होकर आनी चाहिए। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, इसको नाम देंगे लेट्स सपोज कॉन्कैट। तो कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसे। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा STR। अब हमें पता है ये STR क्या है, ये एक एरे है, हमारे जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ लिखा है एनी, मतलब कुछ भी हो सकता है STR नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है। पर हम अपने काम को परफॉर्म करेंगे अज्यूमिंग कि हमारा ये जो STR है ये एक एरे है स्ट्रिंग्स का। तो किसी भी एरे के ऊपर सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं उनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं ऑल स्ट्रिंग्स, या इसको हम रिजल्ट नाम दे देते हैं, रिजल्ट, जो हम फाइनल रिजल्ट जिसको रिटर्न करेंगे। अब एक लूप लगा लेते हैं फॉर इंट, या इंट नहीं, बार बार मैं जावा C++ भी पढ़ाती हूँ तो इंट आ जाता है दिमाग में। लेट i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ।
लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ लेस देन आएगा। 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारे एरे की लेंथ तक नहीं चले जाते तब तक जाएंगे और हर बार आई को कर देंगे प्लस प्लस। तो आई क्या है, आई बेसिकली मेरे एरे का इंडेक्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर बार रिजल्ट के अंदर हम कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं, तो रिजल्ट के अंदर हर बार हम ऐड कर देंगे अपने str ऑफ आई वाली स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए सिंपली हमें प्लस और फिर अपने स्ट्रिंग का नाम लिखना होता है, तो वो हमने कर दिया, और इस फंक्शन से लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग है str और ये हमारा फंक्शन बन गया कॉन्कैट। कॉन्कैट क्या करता है, स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है हमारे एरे को, एक रिजल्ट इसने वेरिएबल बना लिया है। रिजल्ट वेरिएबल में शुरुआत में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। एंड फिर हम एक एक करके अपने एरे के इंडेक्स पर जाएंगे, हर एक इंडेक्स पर जो भी स्ट्रिंग है उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे रिजल्ट वाली स्ट्रिंग के साथ, और लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब हम एक बार प्रिंट करवाएं, अगर किसे प्रिंट करवा रहे हैं, अगर हम str को प्रिंट करवाएं तो बेसिकली हमारा एरे है, और हम अपने कॉन्कैट फंक्शन को प्रिंट करवाएं तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कॉन्कैट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपनी str स्ट्रिंग। इसको कर लिया एंटर, तो ये क्या हुई, सारी की सारी स्ट्रिंग्स हमारे पास कॉन्कैटिनेट होकर आ गई सिंगल फॉर्म में, और ये हो गई रिटर्न। हम चाहें तो इन्हें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब हमें मोस्टली जो फंक्शंस हम बना रहे हैं इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने फंक्शंस के साथ बेसिक्स से शुरुआत की है, पर बाद में जाकर जब हम API कॉल्स करेंगे, जब हम डिफरेंट काम कर रहे होंगे, जब हम HTML CSS भी साथ में यूज़ करेंगे, तो हम बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो किसी भी बटन का कलर चेंज कर देता है, उसके अंदर हम कोई भी कलर की वैल्यू पास कर देंगे और वो हमारे HTML बटन का कलर चेंज कर देगा। तो इस तरीके के कई सारे फंक्शंस होते हैं। ये भी इनफैक्ट उतना यूजफुल नहीं होगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस होंगे जो हम क्रिएट करेंगे, पर उनको क्रिएट करने के लिए हमें फंक्शंस के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसका पूरा लॉजिक सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए, और हमारे जो इनफैक्ट पूरी जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं ये अगर हमारे स्ट्रांग होंगे ना कोर पर, तो हमें आगे के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है स्कोप। स्कोप का बेसिक मतलब होता है दैट इट डिटरमिन्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। यहाँ पर हम मोस्टली वेरिएबल्स को फोकस करके अपने स्कोप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। स्कोप के बारे में जब भी हमें सोचना है, हमें ये सोचना है कि स्कोप हमें बताता है कि कौन से वेरिएबल को कहाँ पर यूज किया जा सकता है और कहाँ पर नहीं यूज किया जा सकता। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 3 तरीके के स्कोप की बात करेंगे, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोप। इसके अलावा एक और स्कोप होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, पर बेसिकली ग्लोबल स्कोप इज जब भी हम किसी नॉर्मल वेरिएबल को, नॉर्मल चीज को कहीं भी डिफाइन कर देते हैं। तो अब तो ये हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखी है, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फंक्शन स्कोप के साथ। फंक्शन स्कोप कहता है कि वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल और विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। मतलब जिस वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, उसे उस फंक्शन के बाहर हम देख नहीं पाते, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, हम उसे यूज नहीं कर पाते, ये होता है हमारा फंक्शन स्कोप। जैसे हमने क्या किया है, app.js के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम है, लेट्स कॉल इट सम। अब सम फंक्शन के पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है सम, और इस फंक्शन के अंदर हम a और b पास करते हैं, 2 पैरामीटर्स, और सम के अंदर a और b का सम जो है वो स्टोर हो गया। अब ये जो सम है ये यहाँ पर इवन दो आकर स्टोर हो गया, क्या इस सम को हम एक्सेस कर पाएंगे? इसका फंक्शन का थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट सम, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं a और b। अब हम इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं सम, और उसके अंदर सम कैलकुलेट करके स्टोर करा रहे हैं। अब हमारा सवाल आता है, क्या अगर हम यहाँ पर console.log प्रिंट करें सम, तो क्या कुछ प्रिंट होकर आएगा हमारे पास सम वेरिएबल के लिए? इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होकर आया, एरर आया, सम इज नॉट डिफाइंड, यानी सम को हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो हम सोच सकते हैं, हो सकता है इसका इशू ये हो कि हमने अभी कैलकुलेट सम को कॉल ही नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेट सम को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वेरिएबल कैसे बनेगा मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट सम को कॉल कर देंगे फॉर 1 और 2। इसको कर देते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश, तो अब भी हमारे पास सेम एरर आया। ये एरर एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वेरिएबल सम है, क्योंकि ये हमारे इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, तो इस सम वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसे बाहर अगर हम यूज करेंगे तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर, मतलब बाहर वाले कोड को नहीं पता कि कोई सम नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है क्या मेमोरी के अंदर। तो अगर हम console.log
सम करें तो फिर जाकर सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। पर जनरल केस में अगर फंक्शन के बाहर हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता जावास्क्रिप्ट में। अब जो हमारा फंक्शन स्कोप का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से एक और चीज होती है कि क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उनको फंक्शन के बाहर हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो फंक्शन के बाहर हम सेम नाम के दूसरे वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सम, और इस सम के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं 54। तो इस सम के अंदर तो वैल्यू स्टोर्ड है 54 और कैलकुलेट सम के अंदर हम पास कर रहे हैं 1 और 2। तो यहां पर कौन सा सम यूज होगा? फंक्शन के अंदर हमारा यही वाला सम यूज होगा। तो यहां पर ये जो बाहर वाला वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमने डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डिफाइन किया है, इस वेरिएबल को हम कहते हैं कि इस वेरिएबल के पास ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप कहने का मतलब है ग्लोबल यानी पूरे ग्लोब में, ग्लोबल स्कोप यानी इसे पूरी की पूरी फाइल में किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर इस वाले सम को यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो कैलकुलेट सम वाला सम है इसे सिर्फ हम अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस सम को हम कहते हैं कि इसके पास हमारा फंक्शन स्कोप है। तो जब भी किसी कोड के अंदर हमारे पास दो सेम नाम के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल जिसके पास ग्लोबल स्कोप हो, एक वेरिएबल जिसके पास फंक्शन स्कोप हो, तो जब फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो यहां पर कौन सा सम प्रिंट होगा? यहां पर यही वाला सम प्रिंट होगा। तो जब ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन वेरिएबल फाइट करते हैं या ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप फाइट करता है तो हमेशा फंक्शन स्कोप जीतता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमने बात की थी सीएसएस पढ़ते टाइम। तो स्पेसिफिक होने का मतलब है कि ज्यादा मीनिंग क्लियर हो रहा है, ज्यादा पास में है। तो हमारा जो फंक्शन स्कोप होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है एज कंपेयर टू हमारा ग्लोबल स्कोप। इसीलिए फंक्शन के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा सम ही प्रिंट होगा। जबकि अगर हम बाहर जाकर प्रिंट करवाएंगे, यानी अगर यहां पर इनफैक्ट सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहां पर अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा क्या होगा? 54 प्रिंट होगा। तो फंक्शन के अंदर जब यूज होता है हमारा फंक्शन स्कोप वाला वेरिएबल यूज होता है, फंक्शन के बाहर जब यूज होता है तो हमारा ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल यूज होता है। पर अगर हमारा फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, लेट्स सपोज इसको हमने कर दिया कमेंट आउट, तो क्या ये लाइन लिखने से एरर आएगा या सम प्रिंट हो जाएगा? देख लेते हैं। ये लाइन लिखने से हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर हम जो बाहर ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन के पास खुद का कोई सम नाम का वेरिएबल नहीं है तो फिर वो ग्लोबल स्कोप वाला सम नाम का वेरिएबल यूज कर सकता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स को कहीं भी यूज किया जा सकता है। इनको इस पूरी फाइल के अंदर कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर फंक्शन के पास फंक्शन स्कोप वाला सेम नाम का वेरिएबल नहीं है तो वो क्या करेगा? ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को यूज करेगा। तो आई होप कि यहां से हमें दो स्कोप क्लियर होंगे। एक है हमारा फंक्शन स्कोप, बेसिकली जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो पाते हैं, और दूसरा है हमारा ग्लोबल स्कोप कि जो वेरिएबल्स बाहर डिफाइन होते हैं वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। और जब दोनों फाइट करते हैं फंक्शन के अंदर तो कौन जीतता है? फंक्शन स्कोप जीतता है। जब दोनों फाइट करते हैं फंक्शन के बाहर तो कौन जीतता है? ग्लोबल स्कोप जीतता है। नेक्स्ट स्कोप जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर होता है हमारे कर्ली ब्रेसेस। तो जब भी कर्ली ब्रेसेस को लिखने के बाद उनके बीच में हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। इस ब्लॉक के बाहर हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ब्लॉक कहने का मतलब है एक कर्ली ब्रेस से लेकर दूसरे कर्ली ब्रेस के बीच में हमने कहीं पर डिफाइन किया तो वहीं पर यूज हो सकता है। अब ये जो ब्लॉक स्कोप है ये पहले जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नए वाला वर्जन आया 2015 के अंदर, उस टाइम पर हमारे पास दो नई कीवर्ड्स आए, लेट और कॉन्स्ट। तो लेट और कॉन्स से जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनके ऊपर ब्लॉक स्कोप अप्लाई करता है। पर 2015 से पहले हमारे पास सिर्फ वैर कीवर्ड था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता था। तो वैर के पास कोई अपना ब्लॉक स्कोप नहीं होता। ब्लॉक स्कोप सिर्फ लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड पे अप्लाई करता है। अब एक बार देखते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कर्ली ब्रेस ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। तो जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हो गया वो बाहर यूज नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने यहां पर एक ब्लॉक बनाया, ये मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट a इज इक्वल टू 25। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। console.log a, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ क्या आया? यहाँ एरर आया, a इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो वैल्यू थी a, इसे हम इस ब्लॉक के बाहर, इन कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहीं पर अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते तो इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो भी सेम एरर आता क्योंकि कॉन्स्ट भी वर्क नहीं करता। पर यहां पर अगर हम वैर यूज कर दें, यानी वेरिएबल a इज इक्वल टू 25,
उस केस में हमारे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि var पर हमारा ब्लॉक स्कोप अप्लाई नहीं करता, पर var को यूज करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए हम हमेशा अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए लेट या कॉन्स्ट को यूज करेंगे। अब ये ब्लॉक स्कोप हमने एक्चुअली पहले देख रखा है। जब हमने लूप्स को पढ़ा था तो लूप्स को लिखते टाइम हम क्या करते थे, हम लिखते थे लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और फिर हम इस तरीके से लिखते थे console.log i। ये हमने सेव कर लिया। अब यहां पर तो ये क्या बन गया, ये करली ब्रेस और ये करली ब्रेस, ये एक ब्लॉक बन गया। उस ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है i, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। अब इस i को हम ब्लॉक के अंदर तो यूज कर सकते हैं, पर अगर ब्लॉक के बाहर हम i को यूज करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे लूप ने प्रिंट करवा दिए, फिर हमारे पास एरर आएगा i इज नॉट डिफाइंड। ये एरर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जिस i को हमने डिफाइन किया है, इसको हमने फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया है, तो इसका स्कोप कौन सा है, इसके पास हमारा ब्लॉक स्कोप है। उसी तरीके से अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे लेट्स सपोज इफ हमने कोई वेरिएबल बना लिया, इतने पार्ट को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट एज इज इक्वल टू 25। तो लेट्स सपोज हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एडल्ट। तो हमने एक स्ट्रिंग के अंदर एडल्ट वाली वैल्यू को स्टोर करवा लिया, और अब लास्ट में जाकर हम console.log करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को। इसको अगर सेव करें, रिफ्रेश करें, तो भी हमारे पास एरर आएगा, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। इवन दो लॉजिकली हमने क्या किया है, एज वेरिएबल डिफाइन किया है 25। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर हमारे पास एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी जिसके अंदर एडल्ट सेव हो जाएगा। अब हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, पर यहां पर एरर आ रहा है ब्लॉक स्कोप की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये इस कर्ली ब्रेस और इस कर्ली ब्रेस के बीच में क्रिएट हुआ है, मतलब उस स्कोप में क्रिएट हुआ है, और इस ब्लॉक के स्कोप के बाहर हम इस वेरिएबल को नहीं प्रिंट करवा सकते, जबकि स्कोप के अंदर इस वेरिएबल को यूज करना पॉसिबल होगा। यानी यहां पर अगर यूज करेंगे तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट होकर आ जाएगा इनसाइड दिस ब्लॉक स्कोप इटसेल्फ। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लूप्स के अंदर या इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स नए नए डिफाइन करते हैं उनको बाहर, लूप से बाहर या कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके साथ में एक और नया स्कोप हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा लेक्सिकल स्कोप। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर कॉन्सेप्ट आसान सही है। लेक्सिकल स्कोप के अंदर हम बेसिकली नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हम जैसे अपने नेस्टेड लूप्स बनाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बनाते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, नेस्टेड एरेज बनाते हैं, वैसे ही नेस्टेड फंक्शंस को भी बनाना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं, इसको बहुत जेनरिक नाम देते हैं आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या करता है, आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और दूसरा वेरिएबल है लेट y इज इक्वल टू 6। दो वेरिएबल्स हैं आउटर फंक्शन के पास। अब इसी फंक्शन के अंदर हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शन इनर फंक्शन, इसको हम इनर फंक्शन कह देते हैं। इनर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनर फंक्शन के अंदर हम console.log करके प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं x को। तो अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल स्कोप ये कर पाना पॉसिबल है। और हम क्या कर सकते हैं, इस इनर फंक्शन को कॉल भी लगा सकते हैं, इसको कॉल बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं। इस इनर फंक्शन को हम यहां से कॉल लगा सकते हैं, इनर फंक्शन, एंड इसकी हमने कॉल लगा दी। तो जब आउटर फंक्शन को कॉल लगाई जाएगी तो x और y वेरिएबल्स बनेंगे। ये लाइन तो एग्जीक्यूट होती नहीं है एज सच, और ये इनर फंक्शन को फिर कॉल जाएगी और फिर वो क्या करेगा, x को प्रिंट करवाएगा। तो एक बार क्या करें, इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं और अपने आउटर फंक्शन को हम कॉल लगाते हैं। आउटर फंक्शन को जैसे ही कॉल लगाएंगे हमारे पास 5 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा आउटर फंक्शन है, ये मेरा इनर फंक्शन है, और हम चाहें तो कितने भी लेवल्स पर जा सकते हैं इनर फंक्शन वाइज। तो यहां पर हम लेक्सिकल स्कोप को होते हुए देख पा रहे हैं। कैसे? लेक्सिकल स्कोप कहता है कि एक वेरिएबल जो आउटर फंक्शन से में डिफाइन हुआ है, यानी बाहर की तरफ जो फंक्शन लिखा हुआ है, आउटसाइड अ फंक्शन अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, सो दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल इनसाइड अनदर फंक्शन डिफाइंड आफ्टर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब अगर कोई फंक्शन इस वेरिएबल के डिक्लेयर होने के बाद डिफाइन होता है तो उसके अंदर इन वेरिएबल्स को यूज कर पाना पॉसिबल है। ये होता है लेक्सिकल स्कोप, कि बाहर वाले फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं ये अंदर वाला फंक्शन यूज कर सकता है। अंदर वाले फंक्शन में हम चाहें तो y को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे y को यूज किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या प्रिंट होगा, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो 5 और 6 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये चीज पॉसिबल है। पर अगर हम इस फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेयर होने से पहले डिफाइन करते तो सेव करते, रिफ्रेश करते,
इस बार कॉल करते तो भी ये पॉसिबल हो पाता। ये एक्चुअली इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि अभी हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए, उससे पहले इस फंक्शन ने यूज कर लिए। ये पॉसिबल हो पाता है विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड होइस्टिंग। होइस्टिंग के बारे में आप अपने टाइम में, ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में जाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फंक्शन जो डिक्लेयर हुए हैं उनसे पहले उनको यूज़ कर पाना पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पर जनरली हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट जो है उसको प्रेफर करेंगे, यानी पहले वेरिएबल्स डिफाइंड हो उसी के बाद हम उनको यूज़ करें। अब ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन करके इनर फंक्शन के अंदर यूज कर लिए, पर लेक्सिकल स्कोप का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। यानी अगर आप चाहें तो इनर फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है a इज इक्वल टू 10, तो क्या हम इसे आउटर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? जैसे आउटर फंक्शन में हम प्रिंट करवा दें console.log a, तो ये चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा a इज नॉट डिफाइंड। इवन दो आउटर फंक्शन के अंदर ही इनर फंक्शन है और उसी के अंदर हमने a वेरिएबल डिफाइन किया है, फिर भी आउटर फंक्शन उस a वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि लेक्सिकल स्कोप बाहर से अंदर की तरफ वर्क करता है, अंदर से बाहर की तरफ वर्क नहीं करता। मतलब बाहर वाले वेरिएबल्स अंदर एक्सेसिबल होंगे पर अंदर वाले वेरिएबल्स बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो लेक्सिकल स्कोप थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है शुरुआत में, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारे पास बाहर एक फंक्शन है, हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिफाइन है ये वेरिएबल्स को यहाँ यूज कर पाना पॉसिबल है, पर यहाँ के वेरिएबल्स को बाहर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर आउटर फंक्शन को कॉल करने की बजाय अगर हम डायरेक्टली अपने फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को कॉल करें तो क्या ये कॉल कर पाना पॉसिबल होगा? यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन दो हमने इनर फंक्शन को डिफाइन किया है फिर भी हम इनर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसका रीजन ये है कि जैसे आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, उनका स्कोप फंक्शन स्कोप होता है, तो वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। वैसे ही ये जो इनर फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इस इनर फंक्शन का भी जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, तो इसीलिए इस इनर फंक्शन को बाहर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस इनर फंक्शन को हम आउटर फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने कॉल करने के लिए भी अंदर ही कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी है। तो तीनों जो स्कोप्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ब्लॉक स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है और हमारा लेक्सिकल स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक बार इस कोड को समझते हैं। कोड के अंदर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ग्रीट नाम से। ग्रीट वेरिएबल कह रहा है कि इसकी वैल्यू अभी हेलो है। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है चेंज ग्रीट। चेंज ग्रीट क्या कर रहा है, एक नया वेरिएबल ग्रीट डिफाइन कर रहा है जिसके अंदर हमने नमस्ते स्टोर करा है। उसके बाद console.log करके हम ग्रीट को प्रिंट करवा रहे हैं एंड इसी फंक्शन के अंदर चेंज ग्रीट के अंदर एक और हमारे पास फंक्शन है इनर ग्रीट। इनर ग्रीन हमने इसको कह दिया है, ऑल्दो आई बिलीव यहाँ पे ग्रीट होना चाहिए था। इनर ग्रीट हम फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हमने दोबारा से console.log किया है अपने ग्रीट को एंड लास्ट में हम console.log कर रहे हैं ग्रीट एंड उसके बाद हमने चेंज ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। अब इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, तो लाइन बाय लाइन जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेरिएबल बन गया ग्रीट, यहाँ पर अपना ग्रीट वेरिएबल बना लेते हैं। ग्रीट की अभी हमारे पास वैल्यू है हेलो और ये वेरिएबल का स्कोप क्या है, इस वेरिएबल को क्योंकि फाइल के अंदर ही डिफाइन किया है तो इसका स्कोप है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये तो है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, सिर्फ इसको कॉल नहीं किया, तो ये एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, console.log किया है ग्रीट को। तो अभी यहाँ पर जो ग्रीट वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम अभी ग्लोबली बात कर रहे हैं, मतलब फाइल के अंदर ही लिख रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीट वेरिएबल है हम इसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसका ग्लोबल स्कोप है। तो हमारी यहाँ पर एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं। आउटपुट के अंदर जब हम पहली चीज प्रिंट करवाएंगे तो वो इस लाइन की मदद से प्रिंट होगी, विच विल बी हेलो। तो सबसे पहले हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आएगा, कौन से स्कोप वाला वेरिएबल, हमारा ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल। उसके बाद हम कॉल करेंगे अपने चेंज ग्रीट फंक्शन को। तो चेंज ग्रीट फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे उसके अंदर एक और ग्रीट वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम है, जिसके अंदर वैल्यू है नमस्ते। तो हम क्या करेंगे, एक और ग्रीट वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसके अंदर इस बार वैल्यू हमने स्टोर करवाई है नमस्ते। अब ये जो नमस्ते वाला वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है तो इसका स्कोप हमारे पास हो जाएगा फंक्शन स्कोप। एंड उसके बाद जब हम console.log कर रहे हैं ग्रीट को, तो अभी हमारे पास दो ग्रीट वेरिएबल्स हैं, एक है हमारा ग्लोबल स्कोप का, एक है हमारा फंक्शन स्कोप का। जब हम फंक्शन के अंदर ही हैं
तो कौन से वाला वेरिएबल जीत रहा होगा? जब भी फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप फाइट करता है तो हमेशा फंक्शन स्कोप जीतता है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपने फंक्शन स्कोप वाले वेरिएबल को, तो मेरा ये नमस्ते आकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो नमस्ते को प्रिंट करवा देंगे आउटपुट विंडो में। उसके बाद हमारा इनर फंक्शन है। अब ये जो इनर फंक्शन है, फंक्शन इनर ग्रीट, इसके अंदर हम console.log करवा रहे हैं ग्रीट को। अब यहाँ पर कौन से ग्रीट को हम एक्सेस कर रहे हैं? यहाँ पर हम इस वाले ग्रीट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये वाला जो ग्रीट है यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्यों अवेलेबल होगा? क्योंकि इस ग्रीट के पास लेक्सिकल स्कोप आएगा। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि ये जो console.log है, ये स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं रन करेगी क्योंकि हमने इनर ग्रीट फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं लगाई। यहाँ पे तो हमने इनर ग्रीट को सिर्फ डिफाइन किया है, उसे कभी भी रन नहीं किया, उसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया। इसीलिए हमारे से पास सिर्फ दो ही चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी स्क्रीन पर, एक हमारा हेलो, एक हमारा नमस्ते। हम चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम सेम चीज़ को अपनी फाइल के अंदर लिख सकते हैं। लेट ग्रीट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो, एंड उसके बाद हम अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन का नाम है चेंज ग्रीट। चेंज ग्रीट के अंदर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट ग्रीट इज इक्वल टू नमस्ते, एंड उसके बाद हम console.log कर रहे हैं अपने ग्रीट वेरिएबल को, एंड उसके बाद हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन इनर ग्रीट, जिसके अंदर दोबारा से console.log करके प्रिंट कर रहे हैं अपने ग्रीट को। अब यहाँ पर लास्ट में हम एक बार console.log कर रहे हैं अपने ग्रीट फंक्शन को, ग्रीट वेरिएबल को, एंड उसके बाद हम अपने चेंज ग्रीट फंक्शन को कॉल लगाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास दो चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी, हेलो एंड नमस्ते। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इसे भी अगर हमें एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए हम अपने इनर ग्रीट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब जब हम इस चीज़ को प्रिंट करवाएंगे तो क्योंकि ये जो ग्रीट वेरिएबल है ये लेक्सिकल स्कोप से आया है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे नमस्ते प्रिंट होगा। सेव कर लेते हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास दो नमस्ते प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास ग्लोबल स्कोप है, ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास फंक्शन स्कोप है, एंड ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास अभी लेक्सिकल स्कोप है। तो इस तरीके से स्कोप काम करता है हमारी फंक्शंस एंड हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट को। फंक्शन एक्सप्रेशंस फंक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन को लिखने का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन तो डिफाइन कर रहे हैं पर हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम इक्वल टू करके एक फंक्शन की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और हम नोटिस करेंगे इस फंक्शन में हम सिर्फ कीवर्ड लिखते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं और अपना काम लिखते हैं या रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम उसका कोई भी नाम नहीं लिख रहे होते। तो ये हमारे एक तरीके से नेमलेस फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनका कुछ नाम नहीं होता पर उनकी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन को स्टोर कराया है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं a एंड b, और ये फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ a एंड b को। इसको डिफाइन करने का सिमिलर वे है जैसे हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं लेट नेम इज इक्वल टू श्रद्धा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। वैसे ही हम ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिनकी वैल्यू में एक फंक्शन स्टोर्ड हो। तो हम लिख सकते हैं लेट सम इज इक्वल टू, हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स a एंड b, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो इससे क्या हुआ, सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई एक फंक्शन की। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जब हम सम को प्रिंट करवाएंगे तो सम जब प्रिंट होगा, क्योंकि एक वेरिएबल है पर फिर भी इसके अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन की है, तो ये एज अ फंक्शन प्रिंट होगा। हम इस फंक्शन को अगर कॉल करना चाहें, इस वाले फंक्शन को, तो कैसे कॉल करेंगे, हम इस वेरिएबल के नाम से उसे कॉल करेंगे। यानी फंक्शन नाम की जगह अब हम वेरिएबल का नाम यूज करेंगे सम, और फिर लगाएंगे अपने पेरेंथेसिस और इसके अंदर पास कर सकते हैं 1 एंड 2, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट होकर आ जाएगा। तो बेसिकली ये अपने फंक्शंस को डिफाइन करने का ही एक दूसरा तरीका है। एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं लेट, इस फंक्शन का नाम है लेट्स सपोज हेलो, और ये फंक्शन क्या करता है, हर बार हेलो को प्रिंट करता है। फंक्शन console.log हेलो, इसे कर लेते हैं सेव
रिफ्रेश। इस बार जब हम हेलो लिखेंगे तो क्या होगा, हेलो की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी, पर हेलो वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें वेरिएबल नाम के आगे पेरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, तब हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ये जो फंक्शन है ये नेमलेस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम नहीं है, पर हम वेरिएबल के नाम से ही फंक्शन को कॉल करते हैं। और इस तरीके से जब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो इन्हीं को हम फंक्शन एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, नई वैल्यू भी लिख सकते हैं, या इसी सेम वैल्यू को, जैसे नेम नाम का वेरिएबल है, इसी से या हमने कोई और वेरिएबल बना लिया, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 5, इस x को हम किसी और फंक्शन को पास भी कर सकते हैं पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में, या इसे रिटर्न भी करवा सकते हैं। वही सेम काम, सारे के सारे काम इन फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ करना भी पॉसिबल है। तो बेसिकली जो सारे काम हम एक वेरिएबल के साथ करते हैं, वही सारे काम अगर हम एक फंक्शन के साथ करना चाहते हैं तो हम उसे फंक्शन एक्सप्रेशन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और फिर हम उसे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह पास भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कल को हम चाहें कि हेलो की वैल्यू जो है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हेलो की वैल्यू को कल को जाकर हम एक दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये कोई दूसरा फंक्शन है जो इस बार प्रिंट करवाता है नमस्ते। तो यहाँ क्या हुआ, हेलो को ओरिजिनली हमने हेलो की तरह डिफाइन किया, पर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो इस पूरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। रिफ्रेश करेंगे, अब हम हेलो को जब कॉल करेंगे तो हेलो की डेफिनेशन में नमस्ते वाली वैल्यू जो है अपडेट होकर आ गई, एंड हेलो को एग्जीक्यूट करेंगे तो भी हमारे पास नमस्ते प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। हाई ऑर्डर फंक्शंस स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनका काम होता है किसी भी इनमें से किसी भी एक चीज या दोनों चीजों को करना। ऐसा फंक्शन जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में या तो एक या फिर मल्टीपल फंक्शंस को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। अभी हमने फंक्शन एक्सप्रेशन की बात की तो हमने पता कर लिया कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराना पॉसिबल है, और जैसे वेरिएबल को हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, रिटर्न करते हैं, वैसे ही हम फंक्शंस को भी आर्ग्यूमेंट में पास और रिटर्न कर सकते हैं। अब ऐसा फंक्शन, स्पेशल फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर किसी और दूसरे फंक्शन को इनपुट लेता है या फिर किसी और फंक्शन को रिटर्न करता है एज एन आउटपुट, तो ऐसे फंक्शन को हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। हाई ऑर्डर फंक्शन में पहले हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे हाई ऑर्डर फंक्शंस जो वन या मल्टीपल फंक्शंस को एज आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं। तो यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मल्टीपल ग्रीट। ये फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स ग्रीटिंग प्रिंट करवाता है। ग्रीटिंग क्या होती है, जैसे हम किसी को हेलो बोलते हैं, नमस्ते होते हैं, ये हमारी ग्रीटिंग होती है। अब इस फंक्शन के अंदर एक तो हम अपना फंक्शन पास करेंगे और एक हम अपना क्या पास करेंगे, कोई भी वेरिएबल n पास करेंगे, और हमारा काम होगा इस फंक्शन के अंदर n टाइम्स मल्टीपल ग्रीटिंग्स को प्रिंट करवाना। तो हमने एक लूप रन किया है 1 से लेकर n तक, जो क्या कर रहा है, n टाइम्स हमारे इस फंक्शन को, फंक्शन को जो यहाँ से एज पैरामीटर आया है, इसको कॉल कर रहा है। और उसके अलावा हमने एक ग्रीट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन स्टोर कराया है जो हर बार हेलो को प्रिंट करवाता है। और मल्टीपल ग्रीट को जब हमने कॉल लगाई है तो हमने अपने ग्रीट फंक्शन को ही पास किया है, तो इस फंक्शन को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और दूसरा हमने कोई नंबर पास कर दिया। इसके एक बार लॉजिक को समझते हैं। तो हमने एक ग्रीट नाम का वेरिएबल बना लिया, इस वेरिएबल को अंदर हम एक फंक्शन को स्टोर कराएंगे। तो फंक्शन को स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पर कि इस फंक्शन का काम है console.log, ये हेलो प्रिंट करवाता है, ये वाला फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि हम 2 बार ग्रीट फंक्शन को कॉल करें, तो ग्रीट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम 2 बार अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करने के लिए कॉल लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, 2 बार हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं हम इसको 4 बार कॉल करें, तो 4 बार कॉल करने के लिए हम 4 बार स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो 4 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। पर हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो फंक्शन मल्टीपल टाइम्स इसी फंक्शन को कॉल करे, पर जितनी बार हम कह रहे हैं, जो काउंट हम दे रहे हैं, उतने टाइम्स कॉल करे। तो उस फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और नया फंक्शन बना लेंगे, इसका नाम है मल्टीपल ग्रीट। मल्टीपल ग्रीट फंक्शन वही काम करता है जो हमने डिस्क्राइब किया कि मल्टीपल ग्रीट हमसे हमारा कोई भी फंक्शन लेगा और उस फंक्शन को जितने भी टाइम्स हम कॉल करवाना चाहते हैं उतने टाइम्स कॉल करेगा। तो कितने टाइम्स कॉल करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम काउंट टाइम्स कॉल करवाना चाहते हैं। और ये फंक क्या है, ये फंक एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपने फंक्शन को इनपुट करेंगे। वो फंक्शन ग्रीट फंक्शन भी हो सकता है, वो फंक्शन कुछ और फंक्शन भी हो सकता है। तो फिर हम लूप लगा लेंगे let i equals 1 to i less than equal to count i plus plus, और हम अपने फंक को तब तक कॉल लगाएंगे जब तक हमारा काउंट, हमारे i की वैल्यू काउंट के इक्वल नहीं हो जाती। तो बेसिकली 1 से लेकर काउंट तक हम बार बार अपने फंक्शन को कॉल लगाते रहेंगे।
तो जब हम इस मल्टीपल ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर पहले हमें कोई फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसको हम कॉल लगा रहे हैं। तो इस फंक्शन को पास करने के लिए हम अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। कौन से वेरिएबल को? अपने ग्रीट वेरिएबल को। एंड कितने टाइम्स हम ग्रीट को कॉल करना चाहते हैं? हम 2 टाइम्स ग्रीट को कॉल करना चाहते हैं। इसको करेंगे सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ? 2 टाइम्स ग्रीट हमारा कॉल हो गया। हम चाहें तो इसको 10 बार भी कॉल कर सकते हैं, तो 10 पास कर दिया काउंट में, सेव, रिफ्रेश, तो अब हमारा हेलो 10 टाइम्स प्रिंट होकर आ गया। हम चाहें तो इसे 1000 टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं, तो 1000 टाइम्स कॉल करने के लिए हमारा हेलो 1000 टाइम्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से एक ऐसा फंक्शन है मल्टीपल ग्रीट जो क्या करता है, एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और अंदर उस फंक्शन को यूज कर रहा है। तो ये जो मेरा मल्टीपल ग्रीट है ये एक तरीके से मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे अगर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन console.log नमस्ते, हमने कोई वेरिएबल पास नहीं किया, डायरेक्टली जो फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स होता है, मतलब इतना पार्ट जो होती है फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसी को हमने यहाँ पर लिखकर एक सिंगल लाइन के अंदर पास कर दिया और ये फंक्शन क्या करता है, नमस्ते प्रिंट करवाता है। अब अगर हम 1000 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो फंक्शन की वैल्यू है ये इस फंक के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, और जब हम फंक वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसका मतलब है हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 1000 टाइम्स। रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास नमस्ते 1000 टाइम्स प्रिंट होकर आएगा। तो वैसे तो ये वाले जो फंक्शंस हैं इतने कुछ काम के, इतने कुछ लॉजिकल नहीं लग रहे होंगे, बाद में जाकर हम कई सारे ऐसे फंक्शंस यूज करेंगे एपीआई कॉल्स को करते टाइम जो काफी लॉजिकली, जिनके अंदर हम फंक्शंस को पास करेंगे। पर अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, हायर ऑर्डर फंक्शन का, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कॉल के अंदर हम फंक्शंस को पास करते हैं और फिर इंटरनली उस फंक्शन को यूज किया जा सकता है हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स जो एज अ बिगिनर मिस्टेक कर सकते हैं, वो ये मिस्टेक होती है कि जब भी हम ग्रीट को पास कर रहे हैं तो ग्रीट को हमने कुछ इस तरीके से पास कर दिया। ऐसे अगर हम ग्रीट को पास करेंगे तो ये वाला सिंटैक्स गलत होगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ग्रीट को इस तरीके से पास करने का मतलब है ग्रीट को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ग्रीट को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसका मतलब है हमने हेलो को प्रिंट करवा दिया। तो इससे हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, इससे हम बेसिकली कुछ काम करवा रहे हैं। तो जब भी फंक्शन को पास कर रहे हैं सिर्फ उसके नाम से पास करना है, हमें उसे एग्जीक्यूट करके पास नहीं करना। हमेशा फंक्शन की डेफिनेशन को भेजना है, उसकी कॉलिंग स्टेटमेंट को नहीं भेजना है एज एन आर्गुमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऐसे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में जो किसी भी फंक्शन को रिटर्न करते हैं एज एन आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है ऑड इवन टेस्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टम फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन को क्रिएट किया हमने। इसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऑड नंबर्स को डिटेक्ट कर सके, या मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे इवन नंबर्स को डिटेक्ट कर सके। अभी मैंने ऐसा फंक्शन बनाया नहीं है, पर मेरे पास एक फंक्शन है, ये फैक्ट्री फंक्शन है। फैक्ट्री फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो नए फंक्शंस को क्रिएट करता है। तो ये फैक्ट्री है फंक्शंस की। इसके अंदर मैं अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ कि मुझे ऐसा फंक्शन बनाकर दो जो ऑड नंबर्स को डिटेक्ट कर पाए, या ऐसा फंक्शन बनाकर दो जो इवन नंबर्स को डिटेक्ट कर पाए। तो ये मेरा फैक्ट्री फंक्शन क्या करेगा, ये देखेगा, चेक करेगा अगर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू ऑड तो उस केस में ऐसा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो ऑड नंबर्स के लिए ट्रू रिटर्न करेगा और इवन नंबर्स के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने एक फंक्शन रिटर्न किया जिसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है एन, और उस फंक्शन की बेसिकली फंक्शन की पूरी डेफिनेशन इसने रिटर्न कर दी। और अगर रिक्वेस्ट में हमने इवन भेजा है तो ये रिटर्न करेगा एक ऐसा फंक्शन जो इवन नंबर्स के लिए ट्रू प्रिंट कराएगा, ऑड नंबर्स के लिए फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो ये फैक्ट्री फंक्शन पूरी की पूरी फंक्शन डेफिनेशन को ही रिटर्न कर रहा है बेस्ड ऑन कि हमने क्या रिक्वेस्ट इसको पास की है। तो इस फंक्शन को एक बार लिखकर देखते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक ऑड फंक्शन कैसा दिखेगा। ऑड फंक्शन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर आएगा n, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसे ऑड कह लेते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं लेट ऑड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, console.log ये प्रिंट करवाएगा नॉट ऑफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर n से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर है, नहीं डिवाइड होगा कंप्लीटली तो वो ऑड नंबर है। तो ये फंक्शन उसका नॉट ले रहा है। मतलब ये फंक्शन अगर कोई भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम ऑड नंबर पास करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और इवन नंबर पास करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अगर हम पास करते हैं ऑड ऑफ 5 तो उसके लिए रिटर्न करेगा ट्रू, पर अगर हम पास करेंगे ऑड ऑफ 10 उसके लिए रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर हम पास करेंगे ऑड ऑफ 11 उसके लिए रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो ऑड नंबर्स को डिटेक्ट करता है। ऐसे ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं जो इवन नंबर्स को डिटेक्ट करता है।
इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ये नॉट हम हटा देंगे बेसिकली। तो n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 किसके लिए होगा? और इवन नंबर्स के लिए होगा। तो इवन नंबर्स के लिए ये फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा, ऑड नंबर्स के लिए फॉल्स रिटर्न करके देगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इवन ऑफ 2 जब किया तो ट्रू आया, और इवन ऑफ 5 जब किया तो हमारे पास फॉल्स आया। तो हमारे पास 2 ऐसे फंक्शंस हैं और हमें पता है इवन नंबर का ऑड नंबर का फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ऑड और इवन टेस्ट, या इसको ऑड और इवन फैक्टरी हम बोल सकते हैं। तो ये फंक्शंस बनाने की एक फैक्टरी है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। इस फंक्शन बनाने की फैक्टरी में हम रिक्वेस्ट लेते हैं अपने यूजर से। कोई भी रिक्वेस्ट हमारा यूजर सेंड कर सकता है। लेट्स सपोज हमारी जो रिक्वेस्ट की वैल्यू है, या तो उसके अंदर हम ऑड पास कर सकते हैं या फिर उसके अंदर हम इवन पास कर सकते हैं। अगर हमारे जो यूजर है उसने हमारी रिक्वेस्ट के अंदर हमें वैल्यू पास की ऑड, अगर रिक्वेस्ट की वैल्यू ऑड है तो उस केस में हम उसे ऑड वाला फंक्शन रिटर्न करेंगे। ऑड वाला फंक्शन रिटर्न करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर इस ऑड वेरिएबल की वैल्यू। ऑड वेरिएबल के अंदर क्या है, बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन स्टोर्ड है। या फिर अगर हमारे यूजर ने हमें रिक्वेस्ट में भेजा इवन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने इवन वेरिएबल वाले फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, जो चेक करता है कि कौन सा नंबर इवन है या कौन सा नंबर इवन नहीं है। तो इसे यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न इवन। अब आई नो कि ये फंक्शन इतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। एंड लास्ट में एक और एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन केस ऑड भी नहीं थी रिक्वेस्ट, इवन भी नहीं थी, उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं रॉन्ग रिक्वेस्ट। इसको हम कह देते हैं रॉन्ग रिक्वेस्ट। तो ये बन गया मेरा ऑड और इवन फैक्टरी फंक्शन, जो फैक्टरी है बेसिकली फंक्शंस को क्रिएट करने की। ये रिक्वेस्ट लेता है इनपुट में। रिक्वेस्ट अगर ऑड है तो ये ऐसा फंक्शन रिटर्न करेगा जो ऑड नंबर्स को टेस्ट करता है, और इवन है तो ऐसा फंक्शन रिटर्न करेगा जो इवन नंबर्स को टेस्ट करता है। एंड लास्ट में अगर दोनों में से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है तो रॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट की वैल्यू अभी ऑड है, या फिर इनफैक्ट या इसे ऐसा ही रख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी रिक्वेस्ट की वैल्यू चेक करें तो ये ऑड रिक्वेस्ट है। अब हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट फंक इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, अपने ऑड इवन फैक्टरी फंक्शन को कॉल लगाएंगे और इसके अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट को पास कर देंगे। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट को पास किया और एंटर किया, अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमारा ऑड फंक्शन आकर स्टोर हो गया। कैसे चेक कर सकते हैं, फंक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या है, ये हमारे ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। हम चाहें तो अब इस फंक्शन को रन भी कर सकते हैं। अगर 3 को टेस्ट करेंगे तो 3 के लिए ये फंक्शन मुझे प्रिंट करके देगा, क्योंकि 3 ऑड है तो इसके लिए प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर 10 के लिए टेस्ट करेंगे तो इस बार प्रिंट करेगा फॉल्स। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लिया, डायरेक्टली नहीं क्रिएट किया, इनडायरेक्टली फैक्ट्री में से क्रिएट करवाया जो ऑड नंबर्स को टेस्ट करता है। वहीं पर हम कल को चाहें तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं टू इवन। अब रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, रीसेट हो गई, और अब हम दोबारा से एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और इस बार फंक्शन की जो वैल्यू है इसके अंदर हमारा इवन फंक्शन आकर स्टोर हो गया। इस बार हम फंक्शन ऑफ 3 लिखेंगे तो हमारे पास फॉल्स आएगा, और इस बार हम फंक्शन को ऑफ 10 लिखेंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वेस्ट हम कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं जो ऑड नंबर इवन नंबर्स को टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम कोई भी कस्टम फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। कोई ऐसा फंक्शन जो हेलो प्रिंट करवाता है, कोई ऐसा नंबर जो एज कैलकुलेट करता है, सम कैलकुलेट करता है, कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पर हमें से नेसेसरीली एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन डेफिनेशन को रिटर्न कर सकते हैं। तो अलग से वेरिएबल में स्टोर कराने की बजाय हम यहीं से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन वैसे ही सेम काम करेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। तो आई होप कि यहाँ से हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हायर ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो या तो किसी मल्टीपल आर्गुमेंट्स या सिंगल आर्गुमेंट को ले रहे हैं एज अ फंक्शन, या फिर जो एक फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं अपनी आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेथड्स की। तो अभी तक हमने फंक्शंस तो समझ ली क्या होते हैं, मेथड्स को भी हम इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं। यानी बहुत बार आपने सुना होगा, मैंने बोला होगा फंक्शंस कह लो या इसको मेथड्स कह लो। अब मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स वो एक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। और भी सिंपल भाषा में बताया जाए अगर, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तक हमने सीखा है कि उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स।
जब की और वैल्यू की जब हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं वो तो हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, पर ऑब्जेक्ट के लिए जब हमें फंक्शंस को डिफाइन करना होता है तो इन्हीं फंक्शंस को हम मेथड्स बोल देते हैं। तो जो फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइंड होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाई है कैलकुलेटर नाम से, हमने कैलकुलेटर की वैल्यू इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रेसेस रखे हैं। इस कैलकुलेटर के अंदर हमने 3 फंक्शंस को डिफाइन किया है, मतलब 3 मेथड्स को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? इन मेथड्स को भी हम की वैल्यू पेयर में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी की क्या हो जाएगी? हमारी की हो जाएगी बेसिकली हमारे वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम ऐड है, वेरिएबल का नाम सब्ट्रैक्ट है, वेरिएबल का नाम मल्टीप्लाई है। और फिर जैसे हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम a की वैल्यू में लिख सकते हैं 5, वैसे ही हम सम की वैल्यू में फंक्शन की पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है a b, और फिर हम रिटर्न कर सकते हैं a + b। तो इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन बनाया और हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बनाया। एक बार इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को लिख कर देखते हैं। हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की वैल्यू अभी कुछ इस तरीके से। अब कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है ऐड, तो ये फंक्शन की हो गई। बेसिकली ऐड इज द की एंड वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी फंक्शन जिसके अंदर a और b आ जाएंगे एंड ये फंक्शन रिटर्न करवा रहा है a + b की वैल्यू को। उसी तरीके से यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके हम एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना सकते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे सब हो जाएगा इसका नाम और ये रिटर्न करवाएगा a - b, इसका नाम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये रिटर्न करवाएगा हमारे पास a × b। तो अब जब हम इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो जैसे कैलकुलेटर के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है, num = 55, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं इसे। प्रॉपर्टी हम बनाने वाले हैं तो वेरिएबल डिफाइन नहीं करना, ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टी बनानी है num जिसकी वैल्यू है 55 के इक्वल। अब जब हम रिफ्रेश करेंगे, हम चाहें तो अपनी कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास एक तो num प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, और ये हमारे 3 फंक्शंस हैं। फंक्शन जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट है a b, फंक्शन जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट है a b। हम चाहें तो फंक्शंस की डेफिनेशन को पूरा का पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरीके से, वरना इस f से हमें पता चल रहा है कि ये ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट हमारे फंक्शंस हैं। अब जब हमें कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नंबर को प्रिंट करना है तो हम डॉट ऑपरेटर से प्रिंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं .num, तो हमारे पास हमारा नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। वैसे ही हम .add लिखकर अपने ऐड फंक्शन को प्रिंट करवा सकते हैं, तो हमारे पास ऐड फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। पर अगर हम इस ऐड फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेरेंथेसिस लिखने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मुझे 1 और 2 को ऐड करना है, तो ये फंक्शन मुझे 1 और 2 को ऐड करके दे देगा। तो कैलकुलेटर .add 5 और 6, तो उसके लिए हमारे पास सम आ जाएगा विच इज 11। ऐसे ही हम कैलकुलेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 और 6, तो -1 आ जाएगा विच इज 5 - 6। और ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं 5 और 6, तो हमारे पास 5 × 6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 30। तो बेसिकली हमारी एक कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट हो गई जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है। तो यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं अपने मैथ ऑब्जेक्ट को। तो मैथ ऑब्जेक्ट क्या थी? मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम .py की वैल्यू को करते थे तो उससे पाई प्रिंट हो जाता था। पर ऐसे ही मैथ के अंदर अगर हम रैंडम प्रिंट करवाएं तो मैथ के लिए मैथ हमारी ऑब्जेक्ट होती थी और उसके अंदर रैंडम हमारा फंक्शन होता था, तो फंक्शन की पूरी डेफिनेशन आ जाती थी। और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम सिंपली कर्ली पैरेंथेसिस लगाते थे, तो उससे क्या होता था, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर हमें कुछ आउटपुट रिटर्न करके दे देता था। कुछ वैसा ही काम हमारे ये वाले फंक्शन कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर रैंडम क्या था? रैंडम हमारे फंक्शन की थी एंड उसकी कुछ पैरामीटर्स, कुछ डेफिनेशन ऑलरेडी मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन थी। अब यहां से एक और क्लैरिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक हमने एरेज और स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं। एरेज और स्ट्रिंग्स के अंदर आपने नोटिस किया हो हमने बहुत सारे मेथड्स को यूज किया है। तो ये जितने भी मेथड्स थे एरेज और स्ट्रिंग्स के अंदर, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाते थे क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो एरेज और स्ट्रिंग्स होते हैं इंटरनली वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर किसी 1 2 3 नाम के एरे को प्रिंट करवाएं तो हम इस एरे का टाइप ऑफ जब प्रिंट करवाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो इसीलिए जब किसी एरे के लिए हम .push मेथड को यूज करते हैं, लेट्स सपोज हमें 4 को पुश करवाना है, तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम .push मेथड को यूज कर रहे हैं।
तो उससे क्या होगा, हमारे एरे के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। या इसके लिए अगर हम डॉट पॉप मेथड को यूज़ करवाएं तो ये भी एक मेथड है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैसे तो इंटरनली मैक्सिमम चीज़ें, हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही होती है, पर उसके कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ से हमें मेथड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तक ऑलरेडी हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते आए हैं और उनके मेथड्स को भी हम यूज़ करते आए हैं। अब मेथड्स को डिफाइन करने का जावास्क्रिप्ट में एक शॉर्ट हैंड भी होता है, यानी या तो हम की वैल्यू पेयर के तरीके से अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम, यानी अपनी की का नाम, ये बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम है, और फिर हम नॉर्मली अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जब भी हम अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर शॉर्ट हैंड यूज करते हैं मेथड को डिफाइन करने का, तो उसके लिए हमें फंक्शन कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी सिंटैक्स को देखकर जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि हमने एक मेथड को डिफाइन किया है। तो कॉमा से सेपरेट करके हम बहुत सारे मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो की वैल्यू पेयर को हटाकर अपने मेथड्स को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने हटा दिया, कोलन और फंक्शन हटा दिया, और यहाँ से भी कोलन और फंक्शन को हटा देंगे। तो इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो अब भी जब हम अपने कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो उसके अंदर उसी तरीके से हमारे फंक्शंस फॉर्म होंगे जैसे पहले फॉर्म हुए थे। इनको यूज करने का तरीका भी सेम रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर डॉट सम, 1 और 2 का सम दे देगा हमें। कैलकुलेटर डॉट सम नहीं है फंक्शन, इट इज एग्जैक्टली कैलकुलेटर डॉट एड। तो 1 और 2 का हमें एडिशन दे देगा। उसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो -1 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेथड्स को भी हम यूज़ करते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को साथ में क्रिएट करते हैं।